स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं सामाजिक जीवन, जिस पर कल हम चर्चा कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर वैदिक सभ्यता का सामाजिक जीवन। कल हमने चर्चा करते समय एक प्रश्न गलत कर दिया था कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया किसने बताया। हमने काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं, यह मध्य एशिया बताया था मैक्स मुल्लर ने, और गलती से क्या शब्द निकल गया था, बाल गंगाधर तिलक। तो याद रखना ये किसने बताया था, मैक्स मुल्लर ने। आज हम कर रहे हैं गोत्र व्यवस्था। यहाँ एक वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। प्रश्न क्या बनता है, पहली बार गोत्र व्यवस्था है वो उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुई थी। तो गोत्र व्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी, उत्तर वैदिक काल में स्थापित है। गोत्र शब्द का क्या अर्थ है, गोष्ठ। गोत्र शब्द का अर्थ है गोष्ठ, और गोष्ठ क्या होता था, वह स्थान जहाँ समुच्चय कुल का गोधन पाला जाता था। मतलब गाय जहाँ रखी जाती थी वो कहलाता था गोष्ठ, और उसी से क्या बना है, गोत्र। बाद में ये गोत्र क्या हो गया, एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। आज भी हम देखते हैं एक ही गोत्र में शादी नहीं करते। तो ये क्या है, गोत्र एक मूल पुरुष एक व्यक्ति को मान लिया गया। अब आश्रम व्यवस्था है, ये जो आश्रम व्यवस्था है ये उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ होती है। आश्रम शब्द का अर्थ है श्रम करने के बाद विश्राम करना, श्रम करने के बाद विश्राम करना। और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जाबाली उपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख है। तो चारों आश्रमों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ है, जाबाली उपनिषद में। चार आश्रम कौन कौन से हैं, पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो कब से प्रारंभ होता है, 25 वर्ष तक था। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या था, बौद्धिक विकास, ज्ञान, शिक्षा आदि का विकास किया जाता था। अच्छा, विद्यादान, यहाँ एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यादान शिक्षा प्रारंभ होती थी उपनयन संस्कार के बाद। तो उपनयन संस्कार किससे संबंधित है, शिक्षा प्रारंभ करने से। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ब्राह्मण बालक की शिक्षा 8 वर्ष, क्षत्रिय बालक की 11 वर्ष, वैश्य बालक की 12 वर्ष की आयु में शिक्षा प्रारंभ होती थी, मतलब उपनयन संस्कार होता था। एक है नैष्ठिक। नैष्ठिक क्या थे, ऐसे ब्रह्मचारी जो जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त करते थे वो कहलाते थे नैष्ठिक। उपकुवान, ऐसे ब्रह्मचारी जो निश्चित समय तक शिक्षा प्राप्त करते थे। इनमें वेरी इम्पोर्टेंट है ब्रह्मवादिनी। ब्रह्मवादिनी क्या है, वे कन्याएं जो आश्रम में रहकर जीवन भर शिक्षा प्राप्त करती थी। तो ब्रह्मवादिनी इम्पोर्टेंट है, कौन सी कन्याएं हो गई, वे कन्याएं जो आश्रम में रहकर जीवन भर शिक्षा प्राप्त करती थी। हमारा दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, जो 26 वर्ष से 50 वर्ष तक था। ये सभी आश्रमों में श्रेष्ठ था। क्यों श्रेष्ठ था गृहस्थ आश्रम, इसलिए श्रेष्ठ था कि इसमें अतिथियों की सेवा की जा सकती थी, इसमें धर्म कमाया जा सकता था, अर्थ का अर्जन किया जा सकता था। तो इसको गृहस्थ जो आश्रम है ये कौन से संस्कार के बाद प्रारंभ होता था, समावर्तन। शिक्षा प्राप्ति के बाद गुरुकुल में समावर्तन संस्कार प्रारंभ किया जाता था। और उसके बाद में और जो तिर ऋण हैं मनुष्य जीवन के, उनसे गृहस्थ आश्रम से ही तिर ऋणों से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता था। तिर ऋण कौन से हैं, पहला है ऋषि ऋण, ऋषियों के प्रति ऋण चुकाया जाता था वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करके। दूसरा है पितृ ऋण, ये पुत्र की उत्पत्ति, वंश बढ़ा करके, संतान की उत्पत्ति करके, पुत्र की उत्पत्ति करके पितृ ऋण से मुक्त हुआ जाता था। और तीसरा है देव ऋण, यज्ञ आदि करके देवताओं को प्रसन्न करके यह ऋण उतारा जाता था। तो त्रिऋण में कौन आ गए, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण। अब है पंचमायज्ञ, ये भी गृहस्थ आश्रम में किए जाते थे, सरल थे, सामान्य व्यक्ति आराम से कर सकता था।
हालांकि उत्तर वैदिक काल में जटिल यज्ञों की भी चर्चा करेंगे। पंच महायज्ञ में पहला कौन सा था? ऋषि यज्ञ या ब्रह्म यज्ञ। इसमें क्या किया जाता था? ऋषियों एवं महापुरुषों के आदेशों एवं ग्रंथों का अनुशीलन किया जाता था। देव यज्ञ, इसमें देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। ऋषि या ब्रह्म यज्ञ में ऋषियों के महापुरुषों के आदेशों का, वेद आदि ग्रंथों का अध्ययन करके देवताओं को प्रसन्न, कैसे प्रातः तथा साय दोनों समय अग्नि ध्यान करके देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। अग्नि में जैसे पहले अग्नि पे रोटी बनाते थे, रोटी का प्रथम कोर अग्नि में अग्नि को दिया जाता था देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। देव यज्ञ। पितृ यज्ञ, पितरों को या पूर्वजों को तर्पण दे करके, जैसे हम श्राद्ध करते हैं, ये किस श्रेणी का यज्ञ हो गया? पितृ यज्ञ। भूत यज्ञ, भूत यज्ञ में विभिन्न प्राणियों जैसे गाय, कुत्ता, कौवा, चींटियों आदि को संतुष्ट करना, भूत प्रेत आदि को भोजन दे करके, किनके माध्यम से? गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी संतुष्ट किया जाता था। और एक मनुष्य यज्ञ या नर यज्ञ, ये कैसा यज्ञ था? अतिथियों की सेवा करके, अतिथियों की सेवा करके। ये हमारे हो गए कौन से? प्रथम दो आश्रम, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम। सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आज हम देखेंगे तीसरा आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ मतलब जंगल में गमन। वानप्रस्थ आश्रम कब से था? 51 वर्ष से 75 वर्ष। वानप्रस्थ में क्या होता था? ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करता, ब्रह्म और गृहस्थ आश्रम में माता पिता के जो ऋण हैं उनसे, पितृ ऋण से ऋण होता, संतान उत्पत्ति करता, और जैसे अपने लौकिक जीवन के कार्य कर लेता, लौकिक जीवन के कार्यों से मुक्ति पाकर पारलौकिक जीवन की ओर उन्मुख होता। पर इसमें मनुष्य मनों में चला जाता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करता, परंतु इस समय समाज से जुड़ा रहता था, समाज से दूर नहीं होता था। और जो अंतिम आश्रम है वो है संन्यास आश्रम। ये 76 वर्ष से 100 वर्ष या मृत्यु तक, जब तक जीवित रहता। संन्यास का क्या अर्थ है? पूर्ण त्याग, पूर्ण रूप से त्याग। इस अवस्था में मनुष्य घर का पूर्ण रूप से त्याग कर देता और मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से वनों में चला जाता और मोक्ष प्राप्ति के लिए समाज से भी दूर हो जाता, घर से, समाज से, सबसे, और मोक्ष प्राप्ति के लिए चिंतन मनन करता। तो ये हो गए थे हमारे सामाजिक जीवन में। सामाजिक जीवन में 4 आश्रम हो गए, उससे पहले हमने 4 वर्ण लिए थे। अब देखो सामाजिक जीवन में 4 पुरुषार्थ थे। पुरुषार्थ कौन से थे? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये पुरुषार्थ हैं, ये उत्तर वैदिक काल के बजाय सूत्र काल में अधिक प्रसिद्ध होते हैं। तो यहाँ हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं, आप याद कर लेना। पुरुषार्थ 4 थे। पुरुषार्थ मनुष्य जीवन को सुख व संपन्न में बनाने के लिए एक भौतिकवाद व अध्यात्मवाद में समन्वय स्थापित करने के लिए। पहला था धर्म। प्रत्येक व्यक्ति नैतिक नियमों के अनुसार नैतिक नियमों को धारण करना धर्म कहलाता था, जो धर्ष धातु से बना है। धर्म के अनुकूल धन कमाए, पहला था धर्म। दूसरा था अर्थ, ये नैतिक नियमों के अनुसार चले। अर्थ में था जीविकापार्जन। मनुष्य धर्म के नियमों के अनुसार अपने कार्य करते हुए अर्थ कमाए, और इस अर्थ से व्यक्ति धर्म भी कमा सकता था, यज्ञ कार्य कर सकता था, गरीबों की सेवा कर सकता था। अर्थ भी महत्वपूर्ण था, अतिथियों की सेवा कर सकता था। तीसरा था काम। धर्म, अर्थ और काम, धर्म के अनुसार किया गया काम ही उचित था। यहाँ काम से मतलब है इंद्रियों की पूर्ति, और यहाँ
काम संतान उत्पत्ति के लिए किया जाता था। और चौथा था मोक्ष, जीवन मरण से छुटकारा या आत्मा का ब्रह्म में विलीन हो जाना, यही परम पुरुषार्थ था। परम पुरुषार्थ, मोक्ष ही परम पुरुषार्थ था। इसी तरह से 16 संस्कार हैं, ये भी हम सूत्रकाल में पढ़ते हैं, और या हम इसको राजस्थान में कर लेंगे। अब इससे आगे हम चलते हैं आर्थिक जीवन। देखो, आर्थिक जीवन में 2 प्रश्न इम्पोर्टेंट है। एक तो उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने चित्रित दूसर मर्द भांडों का प्रयोग किया। PGW, पेंटेड ग्रे वेयर, ये आर्यों के एक जगह निवास स्थान का प्रमाण है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। PGW, पी से मतलब पेंटेड ग्रे वेयर, या हिंदी में कहेंगे चित्रित दूसर मर्द भांड। ये उत्तर वैदिक काल के हैं, खूब इंपॉर्टेंट है। और एक है NBPG, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, या उत्तरी काली पॉलिश वाले मर्द भांड। ये दोनों उत्तर वैदिक काल के हैं। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप निशान लगा लोगे इनके और दोनों याद कर लोगे। एक ऋग्वैदिक काल में, उसमें जो मर्द भांड काम में लिए जाते थे वो थे काले व लाल मर्द भांड। इन दो में और इनमें अंतर है। ऋग्वैदिक काल के ये पहले के हैं, काले व लाल मर्द भांड। एक इनमें जब मंत्र करेंगे ना, तब भी ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इनमें अंतर। उत्तर वैदिक काल में चित्रित दूसर मर्द भांड और उत्तरी काली पॉलिश वाले मर्द भांड है, जबकि ऋग्वैदिक काल में काले व लाल मर्द भांडों का प्रयोग होता था। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। अगला है उत्तर वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय कृषि था। इस पर हम पहले ऋग्वैदिक सभ्यता पढ़ते समय भी कर चुके थे। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, साथ में पशुपालन था। जबकि ऋग्वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। ऋग्वेद के आर्य कबीलों के रूप में रहते थे, पशुपालन करते थे और कृषि का बहुत ही कम प्रयोग है। उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय हो गया कृषि और साथ में पशुपालन। इतना याद रखना है, ऋग्वेद का क्या था? पशुपालन, और उत्तर वैदिक काल का कृषि। एक उत्तर वैदिक काल का प्रमुख उद्योग था वस्त्र निर्माण उद्योग। इम्पोर्टेंट है, लोहे का प्राचीनतम प्रमाण अंतरजी खेड़ा से 800 ईस्वी पूर्व से मिलता है। उत्तर वैदिक काल में लोहे का खूब अधिक प्रयोग होने लगा था, और लोहे के प्रयोग ने पूरी अर्थव्यवस्था को बदल दिया था। लोहे का सबसे बड़ा उपयोग तो ये हुआ, लोहे से हल जो बाते थे उसमें लोहे की कुश लगाने लगे, जिससे बीज है वो नीचे जाने लगा, जल्दी नष्ट नहीं होता था। एक तो ये फायदा मिला। दूसरा, एक ये जो है लोहे का, इससे छन्ना तैयार की जाने लगी, और छन्ना के पास अच्छे हथियार जैसे तलवार, इनका प्रयोग किया जाने लगा। तो लोहे ने अभूतपूर्व योगदान दिया। अब उत्तर वैदिक काल में हिरण्य यह आता था सोना के लिए, करमार आता था लोहार के लिए, कुलाल शब्द काम में आता था कुमार के लिए। एक सित्ता एग्जाम में पूछा हुआ है, सित्ता था हल से बनी नालियाँ, भिषज ये वेद के लिए। एक ये भी इम्पोर्टेंट है, गांधार किसके लिए प्रसिद्ध था? ऊन के लिए प्रसिद्ध। और ये जो गांधार है ये आधुनिक पेशावर व रावलपिंडी के मध्य का स्थान है। शीर का प्रयोग हुआ है, शीर है हल के लिए। लोहे का प्रयोग हुआ है, लोहा के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है? कृष्ण ऐश। और तांबे के लिए क्या प्रयोग हुआ है? लोहित ऐश। ये उत्तर वैदिक काल है, इसमें उद्योग है, व्यापार है, पशुपालन है। ये हमने ऋग्वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे उसी समय पढ़ लिया था। यहाँ पुनः एक दो तीन बातों की फिर चर्चा कर लें। जैसे शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित विभिन्न शब्दावलियाँ दी गई हैं।
जिसको हमने ऋग्वेदिक काल में पढ़ लिया था। एक हमने निष्क, निष्क जो प्रारंभ में सोने का आभूषण था, यही सोने का आभूषण, यही सोने का आभूषण बाद में मुद्रा के रूप में प्रयोग होने लगा। एक हमने उस समय पढ़ा था 100 पतवारों की नावों का उल्लेख है, जो वाणिज्य व्यापार में नाव का प्रयोग था। एक हमने शतपथ ब्राह्मण में हमने राहुल गण विदय माधव की कहानी पढ़ी थी, जो आर्यों के पूर्व की ओर विस्तार का वर्णन है। इस तरह से एक हमने पढ़ा था गविष्ट शब्द, गविष्ट ये प्रयोग होता था युद्ध के लिए और वैसे गाय की खोज के लिए। तो इस तरह से ये हमारा हो गया उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एक धर्म बचा है। इसके बाद में अगली जो क्लास हम करेंगे उसमें हम ले लेंगे एक तो धर्म और तुलना ले लेंगे ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता की। इनको मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। जैसे ये थी उत्तर वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, इसमें जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है ये उत्तर वैदिक सभ्यता के मर्दभांड, चित्तर दूसर मर्दभांड, PGW और उत्तरी काली पुलिस वाले मर्दभांड। एक ये ऋग्वैदिक काल में काले व लाल मर्दभांड। उत्तर वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय था कृषि, जबकि ऋग्वैदिक काल का था पशुपालन। फिर अगला है एक लोहे का प्राचीनतम प्रमाण। लोहे का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से 800 ईस्वी पूर्व में। एक गांधार किसके लिए प्रसिद्ध था? ऊन के लिए। शीर शब्द किसके लिए प्रसिद्ध हुआ है? हल के लिए। लोहा को क्या कहते थे? कृष्ण ऐश। तांबा के लिए लोहित ऐश। सीता, सीता किसके लिए थी? हल से बनी नालियाँ। चलो सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे।